नमस्कार विद्यार्थियों। बीए पाठ प्रथम के राजनीति विज्ञान विषय में प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत हमने प्रथम अध्याय के अंदर सीखा था कि राजनीतिक सिद्धांत किसे कहते हैं। आज हम आगे देखेंगे कि राजनीतिक सिद्धांत की क्या प्रकृति होती है। विद्यार्थियों, मुख्य रूप से राजनीतिक सिद्धांत दो प्रकार का होता है, शास्त्रीय अथवा परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत, दूसरा होता है आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत। अब हम दोनों की प्रकृति को अलग अलग तरीके से देखने का प्रयास करते हैं। प्रथम होता है परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत। परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत की मुख्य विशेषताएं या प्रकृति को हम समझते हैं। इसमें पहला बिंदु है मुख्यतः आदर्शात्मक अध्ययन। परंपरागत विचारकों को पढ़ने से यह पता चलता है कि इनके कुछ आदर्शों को पहले ही स्वीकार कर लिया गया है, बल्कि इन्हीं मान्यताओं की कसौटी पर अन्य देशों की राजनीतिक संस्थाओं और शासन को परखा जाता है। इस प्रकार लेखकों ने मानवीय उद्गम, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं नॉर्मेटिव अप्रोच, का सहारा लिया है। मानवीय उद्गम का अर्थ है कि पहले ही मस्तिष्क में किसी विशेष आदर्श की कल्पना कर ली जाती है, फिर उस कल्पना को व्यावहारिक रूप देने के लिए सिद्धांत का निर्माण किया जाता है। इस पद्धति को अपनाने वाले लेखकों में प्लेटो, हॉब्स, रूसो, हीगल आदि विचारक प्रमुख हैं। अब इसको हम सरल शब्दों में ऐसे समझेंगे। मान लीजिए प्लेटो ने पहले एक दार्शनिक राजा की कल्पना की। अब उस दार्शनिक राजा के सिद्धांत को जब उसने बनाया, फिर उससे के बाद उसने उसकी अन्य शासन प्रणालियों से तुलना की। इसी प्रकार एक विचारक हुआ रूसो। रूसो ने सामान्य इच्छा का सिद्धांत दिया। तो रूसो ने पहले सामान्य इच्छा का सिद्धांत को बनाया, फिर उसके माध्यम से अन्य देशों की संस्थाओं और शासन को परखा। तो परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत में पहले मस्तिष्क में किसी विशेष आदर्श की कल्पना कर ली जाती है, फिर उस कल्पना को व्यावहारिक रूप देने के लिए सिद्धांत का निर्माण किया जाता है। दूसरी प्रकृति या विशेषता परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत की है कि यह मुख्यतः कानूनी, औपचारिक तथा संस्थागत अध्ययन है। परंपरागत अध्ययन मुख्यतः विधि तथा संविधान द्वारा निर्मित औपचारिक संस्थाओं से संबंधित था। उस काल के लेखकों द्वारा इस बात का प्रयास नहीं किया गया कि संस्था से बाहर जाकर उसके व्यवहार का अध्ययन किया जाए, जिससे उसके विशिष्ट व्यवहार का परीक्षण किया जा सके। उदाहरण के लिए डाइसी, मुनरो, लास्की, जेनिंग्स आदि विद्वानों ने अपने अध्ययनों में संस्थाओं के कानूनी व औपचारिक रूप का ही अध्ययन किया। इसको हम समझने का प्रयास करते हैं कि परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत जो केवल संविधान के अंदर लिखा है उसी बात का अध्ययन करता है। उसके अंदर उसके बारे में जो अप्रत्यक्ष चीजें होती है, जो दिखाई नहीं देती, उन चीजों का अध्ययन उन्होंने करने का कोई प्रयास नहीं किया। संस्थाओं में जो मनुष्य काम करते हैं उनके व्यवहार का अध्ययन करने का कोई प्रयास उनके द्वारा नहीं किया गया। तीसरी विशेषता है मुख्यतः वर्णनात्मक अध्ययन, मेनली डेस्क्रिप्टिव स्टडीज। परंपरागत चिंतन की मुख्य विशेषता यह है कि यह मुख्यतः वर्णनात्मक है, अर्थात इसमें राजनीतिक संस्थाओं का केवल वर्णन किया जाता है, केवल वर्णन। अतः ये न तो ये व्याख्यात्मक है, न विश्लेषणात्मक है, और न ही इसके माध्यम से राजनीतिक समस्याओं का समाधान हो पाया है। इन विद्वानों के अनुसार राजनीतिक संस्था का वर्णन मात्र पर्याप्त है, और उनके द्वारा इस बात पर विचार नहीं किया गया कि इन संस्थाओं की समानताओं और विभिन्नताओं के मूल में ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं जो इन्हें प्रभावित करती हैं। तो परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत मुख्यतः केवल वर्णन करने तक सीमित है। चौथी विशेषता है परंपरागत चिंतन पर दर्शन, धर्म तथा नीति शास्त्र का प्रभाव। परंपरागत चिंतन की विशेषता यह है कि वे दर्शन एवं धर्म से प्रभावित रहे हैं
तथा इनमें नैतिक मूल्यों पर बहुत अधिक जोर दिया गया। हालांकि प्लेटो और अरस्तु के चिंतन कुछ हद तक ये दिखाई देता है कि इसका स्पष्ट उदाहरण मध्यकालीन ईसाई धर्म के राज धर्म से प्रभावित हो जाने पर प्राप्त हुआ। उस समय का मुख्य विषय था राज्य और चर्च के आपसी संबंध कैसे हो। यूरोप के विद्वानों के अनुसार धर्म राज्य से श्रेष्ठ हैं तथा धर्माधिकारी भी राज्य के मामलों में हस्तक्षेप कर सकते हैं। सेंट थॉमस एक्विनास नामक विद्वान ने इसी मत के विचार को बल प्रदान किया। दूसरी तरफ यह मुद्दा भी हमेशा महत्वपूर्ण रहा कि राज सत्ता धर्म सत्ता से श्रेष्ठ है और इसे चर्च को विनियमित करने का अधिकार है। विलियम ऑकम इस विचार का समर्थन करने वाले विद्वान थे। तो इस बिंदु का मतलब है कि परंपरागत चिंतन में धर्म, राजनीति और नीति शास्त्र मुख्य विषय थे। इन विषयों पर बहुत अधिक चर्चा की जाती थी। पांचवा विशेषता है परंपरागत राजनीति विज्ञान में समस्याओं का समाधान करने का प्रयास। परंपरागत राजनीतिक विचारकों ने अपनी रचनाओं में अपने युग की समस्याओं घटनाओं का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है तथा वे अपने अपने ढंग से इन समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए प्रयास करते रहे हैं। उदाहरण के लिए अगर आपने हॉब्स का नाम सुना हो तो हॉब्स के चिंतन का उद्देश्य किसी ऐसी व्यवस्था की खोज करना था जिससे गृह युद्ध तथा अशांति के वातावरण को समाप्त किया जा सके। अतः हॉब्स ने निरंकुश राजतंत्र का समर्थन किया। इटली के तत्कालीन स्थिति को देखकर मैकियावेली नामक विचारक ने यह निष्कर्ष निकाला कि शासक को अपने राज्य को विस्तृत तथा मजबूत बनाने के लिए झूठ, छल कपट, हत्या आदि सभी साधन उचित हैं। प्लेटो के यूनान में उस समय नगर राज्यों में ईर्ष्या, द्वेष तथा कलह का वातावरण था। इससे छुटकारा पाने के लिए उसने दार्शनिक राजा के सिद्धांत की रचना की। इस व्यवस्था का उद्देश्य शासक वर्ग को किसी प्रकार के निजी स्वार्थ से ऊपर रखना था। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत मुख्यतः आदर्शात्मक है। ये केवल औपचारिक और संस्थागत अध्ययन करता है। मुख्यतः ये वर्णन तक सीमित है। इस पर धर्म चिंतन और नीति शास्त्र का प्रभाव है तथा अपने युग की समस्याओं का समाधान इस विचारधारा को मानने वाले समर्थकों ने किया है। इस वीडियो को शुरू से अंत तक आपने ध्यान से सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।